हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं बात करने वाली हूँ आर्ट के बारे में और आर्ट के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके बारे में, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे कलर्स के ऊपर आने वाली हूँ। तो कलर्स के बारे में बताने से की टाइप्स बताने से पहले मैं चाहती थी कि थोड़ा सा आपको आर्ट के बारे में भी नॉलेज हो, जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में नॉलेज हो, ताकि आप अच्छे से ड्राइंग कर पाए। तो आर्ट की अगर हम बात करें तो आर्ट को हम एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते। आर्ट क्या है? आर्ट हमारे जो इमोशंस हैं या हमारी जो इमेजिनेशन है उसको हम क्रिएटिव तरीके से जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम आर्ट कह सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि आप ड्रॉ करके ही करें। आप अपने फीलिंग्स को अपने डांस में दिखाते हैं, अपने ड्रामा में दिखाते हैं, अपने लिटरेचर में लिख करके दिखाते हैं। तो ये सब भी आर्ट के ही पार्ट हैं। तो आर्ट को हम एक छोटे से दायरे में नहीं रख सकते, इसका दायरा बहुत बड़ा है। और अगर हम ड्राइंग की बात करें तो ये एक तरह का इल्यूजन है, ये जो कि हम क्रिएट करते हैं अपने इमोशंस से और अपने स्किल्स के थ्रू। आपने देखा होगा कि हमारे जो बहुत पुरानी केव्स में अगर आप कभी विजिट किए हो तो आप वहाँ पर जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके ड्राइंग्स बनी हुई हैं। आप शायद आपने विजिट कभी देखी हो तो आप समझ सकते हैं कि जब आदमी ने बोलना भी शुरू नहीं किया था, जब उसने लैंग्वेज का इन्वेंशन नहीं किया था, तब वो अपनी बात को समझाने के लिए या तो इशारों का इस्तेमाल करते थे या अपने पिक्चर्स के थ्रू अपनी बात को समझाते थे। तो उन केव्स में आपने देखा होगा कि वो कैसे शिकार कर रहे हैं या वो किस तरह से घर के काम कर रहे हैं या किस तरह से वो घूम रहे हैं एक साथ। इन सब तरह की पिक्चर्स आपको उसमें देखने को मिल जाती हैं, जो काफी सिंपल होती हैं लेकिन अपनी बात को पूरी तरह से समझा सकने में सक्षम होती हैं। एक छोटा सा बच्चा जब जो कि पैदा होता है, उसके कुछ ही महीने बाद वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख जाता है। वो अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए रोता भी है, हंसता भी है, मुस्कुराता भी है और चिढ़ता भी है, गुस्सा भी दिखाता है। तो ये सब फीलिंग्स जो हैं वो उनके थ्रू ये अपनी बात को समझा लेता है, जबकि उसको लैंग्वेज नहीं आती। तो जो भी आर्ट है वो ये जो भी स्किल्स हैं, हमारे इमोशंस को, हम अपने इमोशंस को किसी भी तरह से शो कर रहे हैं तो उनको या इमेजिनेशन को शो कर रहे हैं, तो उसको अगर हम सुंदर तरीके से डिपिक्ट कर पा रहे हैं तो वो सब एक आर्ट है। अब आपने देखा होगा कि 1-1.5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसके हाथ में अगर कोई भी पेन या पेंसिल आ जाता है या उसके पास कोई भी कलर मिल गया या पेन पेंसिल मिल गया, देखा होगा कि आपने उसको एक भी कागज मिल जाए या अपने भाई बहन की कॉपी किताब मिल जाए या घर की दीवार मिल जाए या घर के बेडशीट्स मिल जाए, उस पे वो अपनी कलाकारी करना शुरू कर देता है। वो उसमें आपका भले ही वो उसको वो स्क्रिबलिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, वो अपनी तरीके से अपने इमोशंस को, अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो जो आर्ट से हमारा रिलेशन है वो बहुत पुराना है। पैब्लो पिकासो के अनुसार एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, द प्रॉब्लम इज हाउ टू रिमेन एन आर्टिस्ट वंस वी ग्रो अप। हम ये कह सकते हैं कि जो आर्ट है या स्किल्स हैं, कोई भी स्किल है, वो डांस, ड्रामा, कुछ भी हो सकती है। तो वो किसी जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो किसी एक मतलब पर्टिकुलर, कहना चाहिए समुदाय की या पर्टिकुलर लोगों के का ही डोमेन नहीं है। अब हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स की, तो एलिमेंट्स यानी कि अगर आप जब कोई पिक्चर देखते हैं, कोई भी ड्राइंग या कोई भी पेंटिंग देखते हैं, तो आपका ध्यान किन किन बातों पे जाता है? आपको उसमें कलर्स नजर आते हैं, उसमें लाइंस नजर आती हैं, उसमें कुछ इमोशंस या स्पेस या टेक्सचर नजर आते हैं। तो कुछ इमोशंस की बात भी होती है कि जो अपनी फीलिंग्स वो अपने उसके क्रिएटिव तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है।
तो इन सब बातों को हमारा ध्यान इन सब बातों के ऊपर जाता है। तो जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स हैं उसमें हमारा सबसे पहले आता है लाइन। तो लाइन जो है वो एक बहुत आपका मेन एलिमेंट है जिसके बिना हम किसी भी ड्राइंग को इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो दो तरीके से आपको उसमें ड्राइंग्स नजर आती हैं, जिसमें आपको लाइंस दिखाई भी दें या नहीं भी दिखाई दें, लेकिन उनका जो लाइंस का इम्प्रेशन है वो आपको दिखाई पड़ता है। तो लाइंस जो होती हैं वो कई तरह की होती हैं। कॉन्टूर लाइंस मिल जाएंगी आपको, रिपल्स लाइंस मिल जाएंगी, रेडियंट लाइंस मिल जाएंगी। जैसे आप कैंडल्स के आसपास जब आपको दिखाना होता है कैंडल जल रही है तो रेडियंट लाइंस होती हैं। ये वेवी लाइंस हैं, जिगजैग लाइंस हैं, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, मोटी लाइन, पतली लाइन। तो लाइंस कई तरह की होती हैं। यहाँ पर हम हैचिंग करते हैं, जब हम शेडिंग करते हैं तो हम हैचिंग करते हैं। और अगर इसमें दोबारा से एक परपेंडिकुलर लाइंस भी डालते हैं तो इसको क्रॉस हैचिंग कहलाता है। ये एक ही जगह से हमारा अगर रेज निकल रही हैं तो इस तरह से भी आपको लाइंस देखने को मिल जाती हैं। तो लाइंस कई तरह की होती हैं। इनविजिबल लाइंस की जो बात करें कि लाइन नहीं भी होती लेकिन हमें समझ में आ रहा होता है। जैसे अगर आप इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे कोई लाइन खिंची हुई नहीं है, लेकिन हमको ये इस पिक्चर को देखने के बाद समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पर एक इनविजिबल लाइन आपको नजर आती है। इसी तरह से इस लेटर के अंदर भी हमने लेटर एस जो है वो बनाया नहीं है, सिर्फ हमने लाइंस इस तरह से खींची हैं और बीच में हमने इस तरह से इसको छोड़ दिया है कि वो लेटर एस का जो इम्प्रेशन है वो दे रहा है। कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि आप की बहुत कलरफुल हो ड्राइंग तभी आप अपनी बात कह पाएंगे या अपनी बात को समझा पाएंगे या उसी को क्रिएटिविटी कहेंगे। अब आप देख रहे हैं ये इतने सिंपल तरीके से एक सिंगल लाइन से आपका एक इम्प्रेशन आ रहा है कि हाँ ये कोई घर की इमेज है। अब यहाँ पर सिर्फ जैसे ये सिर्फ लाइंस खींची हैं उससे लग रहा है कि हाँ इधर जबकि लाइन नहीं है, यहाँ लाइन नहीं है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि ये दो हाथ हैं जो आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। ये जो बच्चे स्विंग पर दिखाई पड़ रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कितने सिंपल तरीके से सिर्फ लाइंस के जरिए हमने अपनी पिक्चर में दिखा दिया कि हाँ ये बच्चे स्विंग कर रहे हैं। ये इस तरह से जैसे ये फेस बना दिया, ये एक पूरी सिंगल लाइन से ही बना हुआ फेस है, इसको कहीं पे रोका नहीं है, हाथ को लगातार हाथ चल रहा है। तो इस तरह से भी आजकल इस तरह की ड्राइंग बड़ी पॉपुलर हो रही है। इसमें भी सेम यही किया गया है, यहाँ से स्टार्ट किया, एक जगह से स्टार्ट किया और ये पूरा करते हुए यहाँ तक आए। तो आपको लाइंस अपने आप में एक कंप्लीट ड्राइंग बना देती है। अगर हम बात करें तो अगर हमें जैसे हवा दिखानी है, वेव हवा बह रही है तो हम इस तरह से लाइंस खींचते हैं और ये हवा का वो शो कर देता है। वेव्स, पानी के अंदर वेव्स बनानी होती हैं तो हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। अगर हवा के कारण बहुत तेज हवा आ रही है और एक तो ट्री जो है एक साइड झुक गया, या घास एक साइड झुक गई, तो ये हम इसमें लाइंस का इस्तेमाल करते हुए हम ये सब चीजें दिखाते हैं। अगर हम बात करें ये जैसे सपोज ये कार मैंने बनाई है, ये कार अभी हमें खड़ी हुई नजर आ रही है। अब इसमें अगर मोशन दिखाना है तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ यहाँ पे 2-3 लाइनें खींची और इस तरह से ये कर दिया तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है इससे ये मोशन में आ गई। तो एक लाइंस के थ्रू हम बहुत कुछ अपनी बात कह सकते हैं। तो इस आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि लाइंस की क्या इम्पोर्टेंस। मैं आपको एक पेंटिंग दिखाना चाहूँगी जो कि बेन शॉन ने बनाई है, जिसमें वो सुपरमार्केट के नाम से, द सुपरमार्केट के नाम से वो पेंटिंग है, जिसमें उन्होंने लाइंस का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ ट्रॉलीज का इफ़ेक्ट क्रिएट किया है जो कि देखने में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। तो लाइंस जो हैं अपने आप में पूरी पिक्चर को क्रिएट कर सकती हैं और अपना मीनिंग समझा सकती हैं। दूसरा एलिमेंट है कलर्स। तो कलर्स आपने देखा होगा कि अंधेरे में हमें कोई कलर नज़र नहीं आता और कलर को देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी लाइट होती है, लाइट के अंदर ही हमारे सारे कलर्स मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी भी ऐसे हमारे आसपास लाइट है लेकिन हमें वो कलर्स नज़र नहीं आते,
लेकिन अगर उसी लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू गुजारते हैं तो उसके अंदर हमें 7 कलर्स, रेनबो के 7 कलर्स नज़र आते हैं। और अगर कभी बारिश के बाद आपने रेनबो बनते हुए देखा होगा तो रेनबो का जो बनना है वो इसी वजह से होता है क्योंकि जब पानी की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंट रहती हैं, जब बारिश हो चुकी होती है उसके बाद एटमॉस्फेयर के अंदर नमी होती है, उस नमी में जो ड्रॉपलेट्स होती हैं पानी की, वो जब उस पे सनलाइट 45 डिग्री के एंगल पे पड़ती है तो उन ड्रॉपलेट्स से जो रेज़ बनती हैं उसमें से जो लाइट इमर्ज होती है वो मतलब वो एक तरह से प्रिज्म का काम करती है और उसके थ्रू जब लाइट पास होती है तो वो रेनबो फॉर्म करती हैं। तो आपने रेनबो आकाश में बने हुए देखे होंगे जो बड़े खूबसूरत लगते हैं और हर व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इन रेनबोज़ में जो कलर्स होते हैं, अगर आपको उनको याद करना है तो आप एक वर्ड याद कर लीजिए, आपको वो सारे कलर्स याद हो जाएंगे। वो वर्ड है विबग्योर, यानी कि VIBGYOR, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस तरह से आप पूरे अगर आपने विबग्योर वर्ड याद कर लिया तो आपको ये रेनबो के सारे कलर्स याद हो जाएंगे। तो कलर्स बहुत बड़ी मतलब कलर्स के बारे में बहुत कुछ है बोलने के लिए, तो ये मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं समझा पाऊंगी। मैं आगे अभी थर्ड एलिमेंट की बात करती हूँ, कलर्स को मैं उसमें अलग से समझाऊंगी। तो थर्ड एलिमेंट में आ जाता है आपका वैल्यू। वैल्यू जो है वो कलर से ही, वैसे तो कलर से ही रिलेटेड है, यानी कलर की जो डार्कनेस है या लाइटनेस है उसको ही हम वैल्यू कहते हैं, या और जो ओरिजिनल कलर होता है उसको ह्यू बोलते हैं। और जो उसकी जो इंटेंसिटी है, यानी कि कहाँ पर उसको जब वो हाई इंटेंसिटी, तब जहाँ पर आपका कलर सबसे ज़्यादा लाइट है या ब्राइट है वो, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा डल या डार्क हो रहा है तो वो लो इंटेंसिटी कहलाता है। तो ये सब चीज़ें वैल्यू में आ जाती हैं। तो इनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब फोर्थ एलिमेंट की बात करूँ तो वो है शेप। तो लाइंस, आपको पता है कि जब हम लाइंस को एक दूसरे से जोड़ते हैं, काटते हैं, तो कोई शेप या वो लाइन जो है कोई स्पेस कवर कर रही है तो वो एक शेप बनाती है। और वो शेप जो होती है वो 2D होती, जैसे कि ज्योमेट्रिकल शेप हो गई, सर्कल, ट्रायंगल, ऑर्गेनिक शेप्स हो गई, लीफ, फ्लावर एट्सेट्रा, और स्टैटिक शेप्स हो गई यानी जो रुकी हुई हैं, और डायनेमिक शेप्स हो गई जो कि ऐसा लगता है कि वो मूव कर रही हैं, तो उनको हम डायनेमिक शेप्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स में मूवमेंट दिखाने के लिए आपको मैंने बताया था कि हम लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, या उसके जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से महसूस होते हैं कि हाँ ये मूव कर रहा है। तो शेप जो होती है, मैंने बोला जैसे पहले भी बताया कि वो 2D होती है। इस 2D को 3D में बदलना ही हमारा फॉर्म होता है, यानी कि स्क्वायर अगर आप देखें तो स्क्वायर जो है वो एक 2D शेप है, और अगर हमें इसे फॉर्म में बदलना है तो हमें इसे 3D में बनाना पड़ेगा। तो 3D जो है वो क्यूब हो गया, तो क्यूब जो है उसका 2D का 3D फॉर्म हो गया। अब बात करें स्पेस की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो जब हम कोई पिक्चर बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट, कुछ भी, सपोज़ हमने एक ट्री ड्रॉ किया, तो ट्री ने जितना स्पेस कवर किया उसको तो हम पॉजिटिव स्पेस कहेंगे, लेकिन जो उसके बैकग्राउंड हो गया या जो एरिया छूट गया उसको हम नेगेटिव स्पेस कहते हैं। तो जो भी पिक्चर्स होती हैं उसमें हमें 2D पिक्चर्स ही देखने को मिलती हैं। अगर हमें इसको 3D में बदलना है तो हमें पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पर्सपेक्टिव क्या है? एक तरह का इल्यूजन क्रिएट करते हैं हम कि कोई भी, क्योंकि हमारे पास पेज है, पेज के अंदर हमें अगर उसको दिखाना है कि कोई भी चीज़ दूर है, पास है, तो वो एक तरह का इल्यूजन ही हम क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हम चीज़ को 3D फॉर्म में दिखा पाते हैं।
तो जैसे कि अगर हमें डिस्टेंस दिखाना है तो हमें चीज़ को छोटा धुंधला बनाना पड़ता है, और अगर कोई चीज़ पास में है तो उसको हम ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स में या ज़्यादा प्रोमिनेंटली बनाते हैं। तो डिस्टेंस के साथ जो चीज़ है वो ब्लर होती जाती है और उसका जो कलर है वो भी चेंज होता चला जाता है। और जो सबसे दूर पॉइंट पर जा कर के एक ऐसा एहसास होता है हमें कि वो हमारी नज़रों से ओझल होने वाली है, जहाँ एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, तो उसको हम वैनिश पॉइंट कहते हैं। जैसे कि आपने रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे कि अगर आप रेलवे ट्रैक्स पे के आगे खड़े होकर के आगे की तरफ देखने की कोशिश करें तो एक टाइम के बाद ये जो रेलवे ट्रैक आपने देखा है वो पैरेलल लाइंस होती हैं, दोनों जो पटरियां होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, और एक टाइम ऐसा लगता है कि वो जुड़ गई, दोनों मिल गई और उसके बाद हम आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। तो वो जो होता है वो होराइज़न कहलाता है, जिस जगह पे आपको दिखाई देना बंद हो जाए, और वो पॉइंट वैनिश पॉइंट कहलाता है। अगर हम एरियल पर्सपेक्टिव से देखें तो डिस्टेंस का जो इल्यूजन क्रिएट करने के लिए जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है। जैसे जो डार्क ऑब्जेक्ट होते हैं वो ब्लू कलर, एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा कि माउंटेन्स, अधिकतर सीनरीज़ में आपको माउंटेन्स जो हैं वो ब्लू कलर के नज़र आते हैं, या ब्राइट कलर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रेडिश नज़र आते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर का भी कलर्स पर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से जो ब्राइट कलर्स हैं उन पे पड़ने वाली जो लाइट है वो उसका जो ब्लू कलर है वो स्कैटर्ड होकर के ख़त्म हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और वो रेड कलर प्रोमिनेंट रूप से दिखाई देने लगता है। तो रेडिश कलर में वो नज़र आती हैं। तो लीनियर और एरियल पर्सपेक्टिव जो हैं वो 2D पिक्चर को 3D पिक्चर में बदलने में सफल हो जाते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपने देखा होगा, या आप वैसे भी देखें कि अगर आपसे मैं ये कहूँ कि एक ही प्लेन पर आपको पूरा विलेज बनाना है या पूरा सिटी बनाना है या एक स्ट्रीट बनाना है, तो ऐसे में हमें पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो पर्सपेक्टिव है वो 1.2.3 पॉइंट पर पर्सपेक्टिव्स होते हैं। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हॉरिजॉन्टल लाइन और वैनिशिंग पॉइंट तो शो करते ही हैं। उसमें जो फ्रंट साइड होती है वो व्यूअर के सामने की तरफ से सीधा दिखाई पड़ती है, और जो वैनिशिंग पॉइंट है या हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो पैरेलल लाइंस जो हैं वो आपस में मिलती हुई नज़र आती हैं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करें तो दो अलग अलग पैरेलल लाइंस होती हैं। सपोज़ जैसे इस पिक्चर में दिखाया कि घर के या बिल्डिंग के दो साइड पर आपको कॉर्नर से लाइनें दूर जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो उसमें दो पॉइंट वो बनेंगे, वैनिशिंग पॉइंट्स बनेंगे। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बिल्डिंग के ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के लिए बनाया जाता है, जिसमें 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव लेफ़्ट राइट तो होते ही हैं, उसके साथ साथ एक वैनिशिंग पॉइंट जो है वो अगर ऊपर की तरफ बन रहा है तो वो आसमान में, और अगर नीचे की साइड अगर हम बिल्डिंग को देख रहे हैं तो वो नीचे ग्राउंड के नीचे जाता हुआ नज़र आता है। तो ये बात हो गई पर्सपेक्टिव की। अब बात करते हैं दूसरे एलिमेंट की, जिसका नाम है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन आपको पता है कि कोई भी पिक्चर, मैंने आपको ह्यूमन बॉडी का जब हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन बॉडी बताया था कि उसमें अगर हम प्रपोर्शन में थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दें, जैसे हाथ छोटे बना दिए या पैर छोटे बना दिए, तो पूरी बॉडी का जो उसकी ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो प्रपोर्शन को हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें काम करते हुए, जैसे सपोज़ आप कोई सामने कोई आपके स्टिल लाइफ रखी हुई है, आपको उसको देख के बनाना है, तो बॉटल कैसी नज़र आ रही है उसको हमें उसका प्रपोर्शन देखना पड़ता है, और उसके हिसाब से उसको मेज़र करके हम बनाते हैं। तो उसमें मेज़र करने के लिए हम थंब और आई पेंसिल मेथड को यूज़ करते हैं।
जिसमें हम पेंसिल से मेज़रमेंट ले करके उसको अपने कॉपी पे रखते हैं और उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स जैसे भी हमें जितना बड़ा करना होता है अपने ऑब्जेक्ट को, हम उसके अकॉर्डिंग बड़ा करके हम उसको ड्रॉ करते हैं। थंब पेंसिल मेथड में एक बात जो ध्यान रखने वाली होती है कि जहाँ से भी आपने मेज़रमेंट शुरू किया वहाँ से आपको हिलना नहीं होता, उसी जगह पर बैठ के जिस पोजीशन में आपने शुरू किया है, जब तक आप पूरी पिक्चर को बना ना लें आप वहाँ से अपने प्लेस से हटेंगे नहीं, यानी कभी इधर मूव कर गए या कभी उधर मूव कर गए तो उससे आपके जो मेज़रमेंट है वो ख़राब हो जाते हैं। दूसरा, जब हम पूरे आर्म को स्ट्रेच करके रखते हैं उसमें और एक आँख को बंद करके रखते हैं, क्योंकि दोनों हमारी जो दोनों आँख होती हैं वो अलग अलग विज़न बनाती हैं, जिससे कि पिक्चर जो होती है कई बार आपको जो एक्यूरेसी है उसमें गड़बड़ हो जाती है, तो उसमें एक आँख बंद करके हम मेज़रमेंट लेते हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं टेक्सचर की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी ड्राइंग्स में जो देखने को मिलता है। तो नेचर में आपको अलग अलग टेक्सचर्स नज़र आते हैं। आप कुछ टेक्सचर स्मूथ होते हैं, कुछ रफ़ होते हैं, जैसे कि आप सिल्क का कपड़ा छूते हैं तो आपको स्मूथ लगता है, अगर आप पत्थर को छूते हैं तो उसकी सरफेस आपको रफ़ नज़र आती है। तो पेपर पे भी हमको जब हम ड्राइंग कर रहे हैं तो उसमें भी हम अलग अलग तरह के टेक्सचर्स दिखाने के लिए अपने कलर्स का इस्तेमाल करते हुए या शेडिंग का इस्तेमाल करते हुए हम उसमें टेक्सचर बनाने की कोशिश करते हैं। तो असल में वो टेक्सचर असली नहीं होते, उसको इम्प्लाइड टेक्सचर्स कहते हैं, क्योंकि उनको हम महसूस करते हैं, हम उनको टच नहीं कर सकते। जो रियल टेक्सचर्स हैं उनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमने सपोज़ मिट्टी का कोई घड़ा बनाया, अगर हम हाथ से बना रहे हैं तो वो अनइवन होगा, कहीं से मोटा होगा कहीं से पतला होगा। और अगर वही घड़ा हम चाक के ऊपर बना रहे हैं, जो पॉटर्स व्हील है उस पर बना रहे हैं, तो उसका जो फिनिशिंग है वो एकदम स्मूथ होगी। तो दोनों के टेक्सचर में आपको अंतर नज़र आएगा। तो यानी कि जो रियल टेक्सचर्स होते हैं उनको हम फील कर सकते हैं, उनको हाथों से टच कर सकते हैं। तो ये अंतर होता है टेक्सचर्स में। मुझे उम्मीद है आपको आर्ट क्या है और आर्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में समझ में आ गया होगा। कलर्स के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि कलर्स एक बहुत वाइड टॉपिक है जिसको इसके साथ कवर करना थोड़ा मुश्किल था। तो अगले वीडियो में मैं आपको कलर्स के बारे में बताने वाली हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।